हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और हम लोग अपने हाफ ईयरली के बाद स्टार्ट कर चुके थर्ड लेक्चर। और थर्ड चैप्टर हम लोग का क्या चल रहा था? धातु और अधातु। मतलब जब हमने पृथ्वी के अंदर खोजा तत्वों को तो पाया कुछ ऐसे तत्व थे जो ठोस थे, कुछ ऐसे तत्व थे जो द्रव थे, कुछ ऐसे तत्व थे जो गैस थे। अब उन तत्वों के क्रियाशीलता के आधार पर हम लोगों ने उसे बेसिकली दो भागों में बांटा, धातु और अधातु। लेकिन सिर्फ दो ही नहीं होते, आपको याद होगा कि कुछ ऐसे तत्व भी आपको मिले जिसमें धातु के साथ साथ क्या थी? अधातु की भी प्रॉपर्टी थी। तो ऐसे तत्वों को कहा गया उपधातु। इसके अलावा हम लोगों ने क्या पाया? भौतिक गुणधर्म। तो पाया कि इसके बेसिकली 9 भौतिक गुणधर्म होते हैं: चमक, अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व, चालकता, पारदर्शिता, ऐसे करके कितने? 9। उसके बाद हम लोगों ने क्या पाया? रासायनिक गुणधर्म। अम्लों से क्रिया कराया तो क्या पाया कि कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बने? लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऐसा कौन सा था जो नहीं बना था? कौन? 4। कौन कौन? कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये 4 ऐसे थे जो नहीं बनाते। आइए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बताए थे सक्रियता श्रेणी। आपको याद है लास्ट टाइम वाला ट्रिक? लिखबा सर नाका, मग अलजन फेनी सन पब है, कु हक अक औ। मतलब हमने क्या किया? कम से कम 20 से 25 तत्वों के ऐसे तत्वों को लिया जिनकी क्रियाशीलता अधिक से कम की ओर चली। इसलिए सक्रियता श्रेणी को क्या बताया कि यह घटता क्रम है। उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चों को लेक्चर 2 बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको लगता है कि सर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप छोड़े तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर जैसा कि जानते हैं मुझे एनर्जी किस चीज से मिलती है? लाइक से मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा 100% आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? आइए हम लोग बात करेंगे क्या आज के क्लास की। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे क्या? देखिए, लास्ट क्लास में सक्रियता श्रेणी पढ़ा तो ये अधिक से कम की ओर जा रहा था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे धातुओं की अधातुओं से क्रिया। देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि धातुओं की अधातु से क्रिया तो हमने क्या पाया? तत्वों की अभिक्रियाशीलता किसके आधार पर होती है? संयोजकता के आधार पर होती है, जो कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति समझी जाती है। यहां पे धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, हम अभी आपको सिखा देंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या कैसे किया जाता है। और त्याग करेंगे तो क्या बनाएंगे? धन आयन। जितने भी अधातु हैं, देखिए आधा पार्ट यहां है, आधा पार्ट यहां है, अधातु, चाहे तो हम एक साथ लिख दे रहे, के परमाणु संयुक्ता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बनाते हैं? ऋण आयन। मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा तो धन आयन, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे तो ऋण आयन। यह किससे किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। आइए समझिए बेटा कैसे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बच्चों कम से कम आप फिलहाल 4 याद रखिए। इनको कक्षक कहते हैं या तो कोष भी कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, KLMN। और इसमें होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह सिर्फ 1 से 20 तक का है, इससे ज्यादा करेंगे तो नियम दूसरा लगाएंगे। 1 से 20 तक के तत्वों में ये नियम हम आपको बता रहे हैं और ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमने पाया कि कक्षक की बात करेंगे तो कक्षक मतलब कोष, क्या पाया? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
सबसे पहले के कक्षक मान लीजिए 2। जब पहला कक्षक भर जाए तभी अगले कक्षक में जाइएगा। जब पहला कक्षक नहीं भरेगा तब तक अगले कक्षक में नहीं जाएंगे। और ये कक्षक एक सिस्टम से आएंगे, जैसे पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। आप बेटा ऑब्जर्व करिए तो टोटल काउंट करने पे 20 तक आएगा, मतलब ये 20 तक के तत्वों के लिए है। और आपको हम पहले ही बताएं, ये आपका होमवर्क भी है कि कम से कम आप क्या करिए 1 से 30 तक तो याद कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए बेटा 1 से 30 तक तत्व याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेंगे तो बनेगा। ठीक है, देखिए एक बात याद रखनी है, एक छोटा सा रूल नंबर 1, क्या यदि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण या 8 में से घटाइए तो क्या हो जाएगा, ऋण आयन। जैसे सोचिए आपके पास ऑक्सीजन है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो सबसे पहले के कक्षा में कितनी भर देनी, 2। मान लो सोनू है, सोनू के पास 2 ले लेगा तभी आगे बढ़िएगा। तो के कक्षा में हो गई 2 और एल कक्षा में हो गई कितनी, 6। तो बाहरी कक्षा में 5 से ज्यादा है, अष्टक नियम पूरा करने के लिए 2 चाहिए। तो 2 क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो बेटा हम जब किसी से लेते हैं तो क्या होता है, धनी हो जाते कि ऋणी हो जाते, ऋणी हो जाते, हमको देना है, ऐसे ही लेके भाग जाएंगे, तो हम वहां पे हो जाएंगे क्या, ऋणी। तो हमेशा आप देखोगे ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऐसे लिखा होगा, मतलब इसकी जो संयोजकता होगी वो आएगी 2, मतलब ऋणात्मक 2 मान लीजिए। उसी तरह अगर हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 की, तो आपको याद रखना है कि यदि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 से कम हो तो छोड़ेंगे, और बेटा छोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, धन आयन। ग्रहण करेंगे तो ऋण आयन, छोड़ेंगे तो धन आयन। ग्रहण कब करेंगे, जब 5 से ज्यादा होगा, छोड़ेंगे कब, जब 5 से कम होगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपके पास सोडियम था, सोडियम आता है 11 नंबर पे, के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8, 2 और 8 बच गए। अब एम कक्षा आएगी, एम कक्षा में कितना हो गया, 1। ये 5 से कम है बाहरी कक्षा, तो 5 से कम है तो छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा Na+, मतलब इसकी संयोजकता हो गई 1। अगर ये बात समझ में आई तो आप यस सर में बताइए, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो वो भी बताइए। प्लीज बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को बराबर देख रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लीजिए इसके आधार पर। ये 1 से 20 तक के तत्वों का है, इतना सीख लीजिए, तो इसके आगे हम और भी सिखा देंगे। धनात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, 5 से कम होगा तभी त्यागेगा। ऋणात्मक कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जब 5 से अधिक होगा तभी ग्रहण करिएगा। अगर क्लियर है तो आप यस सर में आंसर दीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा
तो प्लीज दोस्तों, अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी के स्पेशल प्राइस वीक पे यूपी बोर्ड के सभी कोर्सेज पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, तो आपके लिए बहुत सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच और क्लास 10 के लिए ऊर्जा बैच, और साथ में क्लास 11 के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है और 12th के लिए भी ऊर्जा बैच चल रहा है, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तुरंत जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगा आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आप हर हफ्ते टेस्ट देकर देख सकते हो कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी कितना प्रिपरेशन करना आपको बाकी है। तो जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेशल प्राइस ऑफर चल रहा है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सभी बैचेस का लिंक दिया है, जिस भी क्लास में उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके फीस से और डिस्काउंट आपको मिले, तो आप शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके टोटल फीस से देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। इस बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं ना। क्या हमें करना है NaCl का निर्माण। अभी कुछ देर पहले आपको बता रहे थे कि NaCl में हमें तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखना है कि NaCl में दो तत्व हैं, एक सोडियम जो कि 11 नंबर पे है, एक क्लोरीन जो कि 17 नंबर पे है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको तोड़ा तो K कक्षा में 2, L कक्षा में 1, 8 और M कक्षा में 1। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बच्चा सोडियम के ऊपर एक आयन आ गया, जिसे क्या कहेंगे? सोडियम धन आयन। और जितने भी धन आयन हैं, फंडा याद करिए, जितने भी क्या धन आयन, वो सब के सब धातु। जैसे आपने देखा होगा Na+, Mg++, Al++++, मतलब 3 बार प्लस। तो सोडियम 1 छोड़ा, मैग्नीशियम 2 छोड़ा और एल्युमिनियम 3 छोड़ा। उसी तरह अगर हम बात करेंगे ऋण आयन की, तो ऋण आयन याद कर रखिएगा बेटा, उल्टा अधातु। जैसे क्लोरीन माइनस, क्लोरीन 1 ग्रहण किया, ऑक्सीजन 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 ग्रहण किया। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो यस सर में आंसर दीजिए। हमें निर्माण करना है NaCl का, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। उसके बाद देखिए हम लोग क्लोरीन को लेते हैं, तो क्लोरीन आपको याद रखना है 17 नंबर पे। इसको करेंगे तो 2 8 1 17 है, तो 2 8 7 जैसे सिखा रहे थे। K कक्षा में 2, इसमें 8, इसमें 7। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे तो धन आयन, ग्रहण करेंगे तो ऋण आयन। जितना त्याग और ग्रहण करेंगे उतना प्लस माइनस दिखाएंगे उसके ऊपर। अब मुझे बनाना है यौगिक। यौगिक बनाने के लिए आपको एक बात समझा दें, NaCl के लिए हमसे एग्जाम में पूछेगा बंध बताइए। तो बेटा जो बंध होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉन्ड, फिलहाल 3 याद कर लीजिए। पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजक बंध, तीसरा उपसहसंयोजक बंध। फिलहाल ये 3 बंध आप याद कर लीजिए। आयनिक बंध, आयनिक बंध का एक घर वाला नाम है जिसको वैद्युत संयोजक बंध के नाम से भी जानते हैं। वैद्युत संयोजक बंध। अब वैद्युत का मतलब बिजली, बिजली मतलब प्लस माइनस, मतलब ऐसा जिसमें प्लस भी हो और माइनस भी हो, ऐसे बंध को आयनिक बंध कहेंगे।
आपको याद रखना है कि जब आयनिक बंध होगा तो आयनिक बंध के आधार पर हम लोग को बनाना है किसका? NaCl का। इसकी हमें बनानी है क्या? लुईस संरचना। लुईस संरचना के लिए बच्चा याद रखिएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए कि सोडियम 11 नंबर पे था तो 2 8 1 हो जाएगा, क्लोरीन 17 नंबर पे था तो 2 8 7 हो जाएगा। सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या किया? स्टार से दिखा दिया। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने? 7। अब आपको याद है कि एक को स्टार से दिखाएंगे तो दूसरे को डॉट से दिखाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ट्रांसफर। मतलब फंडा क्या हो गया? फंडा ये कह रहा है आयनिक बंध का कि यहां इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण। मतलब एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे को जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? स्थानांतरण। अब यहां सोडियम, इसका क्रॉस इसका डॉट, आपस में मिलकर बनाएंगे एक यौगिक जिसे क्या कहेंगे बच्चा? NaCl। ये किसका फॉर्मूला है? नमक। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर है तो मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। उम्मीद करते हैं पहला बंध आपको समझ में आया होगा, आयनिक बंध। अगर आपको बता दे यौगिक, तो यौगिक हमेशा बने होते हैं किससे? बंध से। आइए इसको स्टेटमेंट से समझा जाए। तो हमने NaCl के निर्माण के लिए क्या देखा? साफ साफ देखने को मिला। आपको अगर ये समझ में आए तो ये लिख लीजिए, मेरा मेथड समझ में आया तो वो लिख लीजिए, आप जिससे संतुष्ट हो सके 200%। क्यों? क्योंकि हम लोग को लाना है क्या? 95% अबव, क्योंकि आपकी जो बैच है वो है 0 से हीरो, तो बिल्कुल हीरो की तरह काम करना है। सोडियम हमने निकाला तो हो गया प्लस, तो ये धातु, ये निकाला तो ये हो गया माइनस, मतलब अधातु। अब सोडियम की क्रिया क्लोरीन से करा दिए तो ये बन गया यौगिक। हम किस यौगिक की बात कर रहे हैं? आयनिक यौगिक की बात करें। आयनिक यौगिक को और किस नाम से जानते हैं? वैद्युत संयोजक बंध से। वैद्युत संयोजक बंध। ओके, क्या पाया कि विपरीत आवेश, मतलब एक प्लस और एक माइनस, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत वाहक बल में बनकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। 2014 का क्वेश्चन था कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो याद कर लीजिए, आयनिक यौगिक उसे कहा जाता है कि जिसमें विपरीत आवेश होते हैं, वो एक दूसरे से आकर्षित करते हैं और एक मजबूत क्या बनाते हैं? वैद्युत बल के द्वारा बनते हैं और आयनिक यौगिक। एक राज की बात बताएं, इस बंध से बनने वाले ज्यादातर यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं। आइए देखा जाए। भौतिक अवस्था, ये ठोस एवं कुछ कठोर होते हैं, सामान्यतः भंगुर। भंगुर क्या होता है सर? लंगूर का बड़ा भाई भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। जैसे सोचिए, हम लोग नमक का पहाड़ देखें, आप लोग गए ना कभी समुद्र के किनारे जाइए तो देखेंगे नमक का ढेर लगा होता है, तो जैसे ही उस पहाड़ पर चढ़ेंगे तो भर भरा जाएगा। तो ऐसी चीजें जो आसानी से टूट जाए उसे ही कहते हैं क्या? भंगुर। समझ में आया? अगर हम बात करें अवस्था, तो ये ठोस होते हैं, इसीलिए NaCl हमारा बना होता है नमक। आप सोचो, आज तो हम लोग के घर में टाटा टी और फलनवा ढमकवा तरह का नमक आता है। आज से 20-25 साल पहले आप देखोगे पापा बड़ा बड़ा नमक लाते थे, जिसको हम लोग क्या करते थे? लोढ़े से कूचते थे और फिर छोटा छोटा पीस कर डालते थे। आज के लाएंगे तो कहेंगे गैयवा को खाने को दिलाएं, क्योंकि आजकल गाय को खाने के लिए उतना बड़ा बड़ा आता है। ठीक है, हम लोग के पास तो बहुत सारा क्या प्योरीफाइड नमक और आयोडीन वाला नमक
और बहुत सारे ऐसे नमक आए, याद कर लेना कौन कौन सा नमक है। आप अपने घर देखो कौन सा नमक आ रहा है। आइए हम बात करेंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म की। अगर इसके गुणधर्म को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने पाया भौतिक प्रकृति, तो ये ठोस है, कुछ भंगुर होते। एग्जाम में हमसे पूछा जाता है इनका गलनांक क्वथनांक, गलनांक को शॉर्टकट में कहते हैं एमपी, ना मध्य प्रदेश वाला नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखिएगा इनके गलनांक क्वथनांक बहुत क्या होते हैं, अधिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है आयनिक यौगिक के गलनांक क्वथनांक कैसे होते, कम होते हैं, अधिक होते हैं, दोनों होते, कोई नहीं, तो क्या अधिक होते। उसके बाद है घुलनशीलता, मतलब जिसमें आसानी से घुल जाए। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कैरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में ये अविलेय होते। इसीलिए हम लोग कभी भी बीमार होते हैं तो मम्मी हम लोग को चीनी नमक पानी का घोल देती है, क्योंकि नमक उसमें पानी में आसानी से घुल जाएगा। अब सवाल यह होगा कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिसमें वो आसानी से नहीं घुलेगा, तो किसमें, कैरोसिन, इसको क्या कहते हैं बेटा, मिट्टी का तेल, और पेट्रोल, इन सबों में वो नहीं घुलेगा। इसके बाद है विद्युत चालकता, क्या इसमें विद्युत की धारा प्रवाहित हो सकती है, तो क्या पाया कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में ही विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में चालन नहीं करते। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखा रहे हैं। आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। क्या करो, एक प्लास्टिक का कटोरा लेना, लोहे का मत लेना। ये मान लो ये प्लास्टिक का कटोरा है। अब हम लोग इसमें क्या कर लेते, ढेर सा नमक रख देते। ये मान लो सफेद सफेद नमक है। अब आपको पता है ये ठोस है तो कुछ ऐसा ही होगा, चलो भर देते, कटोरा मेरा भर गया। अब क्या करते हैं, इधर से बिजली का तार डालते हैं। मान लो ये दो ठो बिजली के तार है। अगर ये बिजली के तार इसमें डालेंगे, आप अपनी एक उंगली यहां डालेंगे तो करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, अभी वो ठोस अवस्था में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिला दे रहे। पानी मिलाने पर ये थोड़ा घुल गया। अब घुलने के बाद यदि बेटा तार लगाए और उंगली लगाएं तो आपको करंट मार देगा। यही कहने का मतलब था कि जो नमक होती है वो जल में विलय हो जाती है और जल में विलय होकर विद्युत के धारा का चालन करती है। लेकिन जब तक वो कैसी अवस्था है, ठोस अवस्था, मतलब ठोस अवस्था में चालकता नहीं होती। और अगर हम बात करें क्या, गलित या घुलित, इन दोनों अवस्था में चालन करती है। अब सवाल होगा, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, अक्सर पानी में लाइन आता है। तो बेटा एक राज की बात बता रहे हैं, जो शुद्ध जल है, प्योर वाटर, शुद्ध जल, ये चालक नहीं होता। चालक कौन होता है, अशुद्ध जल ही चालक होता है। शुद्ध जल कभी भी चालक नहीं होता। और जो जल में बिजली आ रही है तो याद रखना कि वो क्या है, अशुद्ध जल है। खासकर हम लोग ज्यादातर पानी अशुद्ध ही पीते हैं। ठीक है, क्लियर। आइए आगे चलिए। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है धातुओं की प्राप्ति। तो ये कहा जाए कि धातु जिस रूप में हमें प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं खनिज। इंग्लिश में कहा जाता है मिनरल्स। कॉपी करिए बेटा,
कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज। मतलब अगर कहा जाए कि धातु क्या है, तो धातु सामान्यतः होते हैं क्या? ठोस। और हमें मिलते हैं दो रूपों में, या तो मुक्त अवस्था और या तो क्या? संयुक्त अवस्था में। तो उन दोनों स्थिति में उसको कहेंगे क्या? खनिज। एग्जाम में आएगा खनिज क्या है, अयस्क क्या है, इनको समझाइए। तो आइए एक छोटा सा ट्रिक लेकर हम रखे हैं, उम्मीद करते मेरे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट हेडिंग आप बनाइएगा बेटा अयस्क, जिसको कहते हैं ओर। जिस रूप में मिला खनिज हो गया। अब वे खनिज जिनके धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और जिनको निकालने पर हमें प्रचुर मात्रा में धातु मिलती है, उसी को तो अयस्क कहते हैं। ओके। अगर पिछली क्लास वाली सक्रियता श्रेणी आपको याद होगी तो अच्छे से याद होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ट्रिक क्या बताए थे? लिकबा सर नाका मग अलजन फेनी सनपब है, ऐसा कुछ बताए थे। तो क्या रहे? क ना का, नाका था, मग, अल। क्या कुछ याद आया? ये पिछली क्लास का था। तो जितने भी ज्यादा क्रियाशील है वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेंगे, मतलब ये जब भी मिलेंगे संयुक्त अवस्था में मिलेंगे। मतलब इसको लाएंगे और साफ करेंगे। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही बच्चा कहा जाता है क्या? धातु कर्म। ये आप याद किए हैं, क्वेश्चन बनेगा धातु कर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा अयस्कों से जो शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं उसी क्रिया को कहते हैं क्या? धातु कर्म। अगर मध्यम सक्रिय की बात करें तो देखिए ट्रिक आपको याद होगा क्या था? मध्यम सक्रिय वाला देखिए बताते हैं, लिकबा सर नाका मग अल जन फे नी। देखिए जन आया, फे आया, पब आया, कु आया, हग आया, और ये बातों पे मत जाना, भावनाओं में नहीं बना, ट्रिक है। अब वो वाला नहीं है, आपको ट्रिक बता रही। ये ट्रिक है जो मध्यम सक्रिय होंगे और इसके ज्यादातर अयस्क या तो सल्फाइड होंगे या तो ऑक्साइड होंगे और या तो कार्बोनेट अयस्क होंगे। अयस्क भी कई प्रकार के, या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट या तो क्या? ऑक्साइड। और सबसे कम अभिक्रियाशीलता कौन? सिल्वर और गोल्ड, इसी को कहते हैं सिल्वर, बोले तो चांदी। और ये ज्यादातर स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, संयुक्त अवस्था में नहीं मिलते। एक जगह बता दे रहे, नाम सुने होंगे, उड़ीसा में एक मंदिर है कोणार्क, वहां पे सोने की खान है। तो चलो किसी दिन बोरा लेके चला जाए और सारा सोना भर के ले आया जाए। या एक नदी सुना होगा अमेजन नदी, अमेजन नदी में सोना बहता है तो मच्छरदानी लेके चला जाए और सोना छान के लाया जाए। क्यों? क्योंकि वो सब स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त होगी, साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये चांदी का सूत्र है और ये हमारा सोने का सूत्र है। ओके। तो उम्मीद करते मेरे बच्चों को अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील वाला आ गया होगा। बार बार एक नाम आ रहा है सर, अयस्क अयस्क अयस्क। क्या होता है अयस्क? यह पाया गया कि अयस्क को साफ करने की क्रिया धातु कर्म होती है और हमने धातु कर्म को 3 स्टेप में बांट दिया। स्टेप मतलब चरण, जिसको हिंदी में कहते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। लेकिन बच्चा यहां जाने से पहले हम लोग जानेंगे अयस्क, और आपके एग्जाम में अयस्क आते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो आइए जल्दी से एक छोटी सी हेडिंग आपको बनानी है क्या? कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। आप क्या करिए,
एक साइड नाम, एक साइड सूत्र और एक साइड प्रकार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन, नाम तो सुना ही होगा, कॉपर पायराइट। अगर हम कॉपर पायराइट की बात करें तो CuFeS2, देखो कॉपर और आयरन दोनों क्या है, धातु। तो अधातु कौन, सल्फर। तो प्रकार क्या हो गया, सल्फाइड। सल्फर सल्फाइड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, ऐसे याद कर लो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेमा मालिनी का छोटा भाई हेमेटाइट। क्या हो गया भाई, हेमेटाइट Fe2O3.2S2O, इसी को जंग सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड। और सबसे चर्चित जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में करते हैं पुताई के रूप में, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। तो SO4 तो क्या, सल्फेट। और चौथा बेटा याद रखिएगा, सिनेबार, बहुत चर्चित नाम है। सिनेबार जो है HGS, क्या है, मरकरी का S आया तो क्या, सल्फाइड। और लास्ट एक और, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है, पांचवा हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही चर्चित नाम ले लें, मार्बल ले लें क्या, चलो मार्बल याद रखना, जिसको नॉर्मली संगमरमर भी कहा जाता है, CaCO3। तो लास्ट में CO3 आया तो ये हो गया क्या हमारा, कार्बोनेट। तो देखिए ये प्रकार है, सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट। इसको कॉपी करिए, अगर कोई डाउट्स होगा तो बताइएगा, हम आपके डाउट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा बच्चा। फिलहाल 5 हम आपको दिए हैं, इसको आप लिख लीजिए। अब मेरा आदत तो तुम लोग जानते ही हो, 5 हम क्या दे देंगे, होमवर्क। अपने मन से आपको क्या करना है, 5 अयस्कों के नाम एवं सूत्र बताइए। ओके, लेकिन अगर हम बात करें तो आप देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है जिसको आपको अच्छे से रट जाना है। जितनी जल्दी आप रटेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट की बात करें तो पूछा जाता है कौन सा धातु, कॉपर आयरन। कौन सा धातु, आयरन। कौन सा, कैल्शियम। कौन सा, मरकरी। कौन सा, कैल्शियम। जिसके नीचे अंडरलाइन है वही क्या है, धातु। और ये इसके प्रकार, मतलब अधातु। इजी। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ठोस अवस्था अगर होगी आयनिक यौगिक तो उसमें क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, विद्युत चालकता नहीं होगी। शुद्ध जल में भी विद्युत चालकता नहीं होती, और अगर गलित अवस्था होगी तो उसमें चालकता होगी। इसके पहले हमने देखा बंध कितने प्रकार के, तो 3 याद कर लीजिए, आयनिक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक। फंडा याद कर लीजिए आयनिक का, इलेक्ट्रॉनों का होता है स्थानांतरण, तो ये हो गया। यौगिक की बात करेंगे तो देखिए NaCl की इस संरचना को बच्चा कहा जाता है लुईस संरचना। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इसको कॉपी कर लेंगे तो बेटा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आगे चलें। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से 20 तक का आपको सिखाएं आज, कि K कक्षा में 2, L कक्षा में 8, M कक्षा में 8, N कक्षा में 2। धातु क्या होते, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते तो धनायन बनाते। कब त्याग करेंगे, जब बाहरी कक्षा में 5 से कम होगा तब।
और ऋणायन कब होगा? जब 5 से ज्यादा होगा, ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? ऋणायन बनेंगे। आपको बोले थे कि बच्चा कम से कम आप क्या करिएगा, 1 से 30 तक तत्व के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये नाम याद रखेंगे तो 100% आपको बता रहे हम लोग एग्जाम में बहुत अच्छा सिलेक्शन पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम कॉपी पे आप क्या करिए, 1 से 30 तक लिखिए। हम टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। कल बहुत सारे बच्चों ने अपना होमवर्क भेजा, तो जो होमवर्क की शिकायत थी सर टाइप करना होगा, तो अब टाइप करने की कोई जरूरत नहीं, हम भी टेलीग्राम पे आ चुके हैं। आप अपने होमवर्क मुझे टेलीग्राम पे ही चेक करा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आज की टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए थे लेक्चर 3, तो लेक्चर 3 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण की बात करें तो इस प्रक्रिया को कहते हैं धातुकर्म, जिसके 3 चरण हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। अगर बच्चा यहां तक अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक्स करिएगा, क्योंकि आप जानते कि जितना ज्यादा लाइक्स उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी लाइक्स करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि शुभम क्लासेस में हम लोग क्या कर चुके, 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके, तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, और हाफ ईयरली हो गया कंप्लीट। एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए, नोट्स दे दिए, और हाफ ईयरली एग्जाम भी ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल्स को लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी बच्चे आसपास जिनको केमिस्ट्री में दिक्कत होती है या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो उनको बताइए कि शुभम क्लासेस जुड़िए। शुभम क्लासेस के बहुत बेस्ट टीचर आपको बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।